आज का अपना टॉपिक है वैधता। पिछले वीडियो में हमने शक्ति और सत्ता के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे वैधता के बारे में कि वैधता का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैधता। वैधता को देखो अंग्रेजी में लेजिटिमेसी कहा जाता है। अगर हम बात करें शब्दों के आधार पर कि इसका क्या अर्थ है तो देखो वैधता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण वैधता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी है जो लैटिन भाषा कौन सी है? लैटिन। जो लैटिन भाषा की लेजिटिमस शब्द से मिलकर बना है। शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है इसका क्या अर्थ है? लॉफुल। लॉफुल मतलब वैधानिक। लॉफुल मतलब वैधानिक या इसको आप बोल सकते हैं औचित्यपूर्ण। तो इस प्रकार से वैधता जो शब्द है, ठीक है, उसको लेजिटिमेसी कहते हैं। तो हिंदी में वैधता हो गया, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लेजिटिमेसी। अब इस लेजिटिमेसी जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लेजिटिमस। तो ये लेजिटिमस शब्द है, उसी से लेजिटिमेसी शब्द बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लॉफुल, मतलब कानूनी या वैधानिक, या इसको औचित्यपूर्ण भी कहा जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक मतलब। अब थोड़ा सा हम इसको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में देखते हैं कि आखिर वैधता का क्या मतलब होता है। वैधता किसे कहते हैं? तो देखो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में थी अपनी जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो प्राचीन काल में राजतंत्र था, और राजतंत्र में आपको पता है कि सर्वे सर्वा कौन होता है? तो राजतंत्र में सर्वे सर्वा होता था राजा। राजतंत्र में सर्वे सर्वा कौन होता था? राजा। अब राजा सर्वे सर्वा होता था, लेकिन फिर भी राजा के ऊपर अंकुश लगाया जाता था, राजा को नियंत्रित रखा जाता था, और राजा को नियंत्रित करने के लिए राजा के क्या बनाए गए? कर्तव्य। तो राजा के कर्तव्य के माध्यम से राजा को नियंत्रित करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया कि वो जनता की भलाई के लिए कार्य करे। राजा के जो कर्तव्य हैं जनता के प्रति कौन कौन से कार्य उसे करने चाहिए। तो इन कर्तव्यों का बोझ राजा के ऊपर डाल दिया गया ताकि राजा निरंकुश न बन सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैधता जो थी वो कर्तव्यों के माध्यम से राजतंत्र में रखी गई। फिर मध्यकाल की अगर हम बात कर लें तो मध्यकाल में राजा
या राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा या राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो मध्यकाल में क्या था कि राजा या राज्य की उत्पत्ति कौन से सिद्धांत से हुई है? तो इस सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण माना गया वो माना गया देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। मध्यकाल में राजा राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत था उसने मुख्य रूप से जोर दिया किस पर कि राजा की उत्पत्ति या राज्य की उत्पत्ति किसने की है? ईश्वर ने की है। तो यहाँ पर इन्होंने ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति की गई। लेकिन आगे जाकर के विद्वान आते हैं जिन्हें समझौतावादी विचारक या विद्वान भी कहा जाता है। उनमें नाम आता है होब्स, लोक, रूसो। इन्होंने मुख्य रूप से दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को तो गलत माना और उसके स्थान पर इन्होंने जो जोर दिया वो किस पर जोर दिया? इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत माना, ठीक है, वो सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत माना। और सामाजिक समझौते के माध्यम से इन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण हुआ या राजा का निर्माण हुआ है कि लोगों ने मिलकर के एक समझौता किया, ठीक है, और उस समझौते से राज्य या राजा की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर होब्स, लोक, रूसो ने राजा या राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण माना लोगों की सहमति, कि लोगों की सहमति के माध्यम से राज्य का या राजा का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैधता लोगों की सहमति को माना जाता है। किसके अनुसार? होब्स, लोक, रूसो के अनुसार। आगे हम बात कर लें आधुनिक समय में। तो आधुनिक काल में हम बात कर लें आधुनिक काल। और आधुनिक काल की अगर हम बात कर लें तो आधुनिक काल में हमें पता है कि कौन सी शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है? वैधता क्या है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता, जनता की सहभागिता, कि शासन में जनता की सहभागिता रहे, इसी को क्या माना गया है? वैधता माना गया है। कि जनता शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ये वर्तमान में लोकतंत्र में वैधता का अभिप्राय माना गया है। अब हम बात कर लें आखिर वैधता क्या है। तो अगर हम वैधता का अर्थ देखें, देखो साधारण रूप से जो भी शासन है, ठीक है, चाहे वो किसी की भी सरकार है, किसी का भी शासन है, उस शासन को अगर पसंद कौन करता है? जनता। शासन को पसंद कर रही है और पसंद कौन कर रही है? जनता। कि शासन को पसंद किया जा रहा है किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से। जनता शासन को पसंद करती है, इसका मतलब कि जनता शासन को पसंद कर रही है तो शासन को वैधता प्राप्त हो रहा है, औचित्यपूर्ण है शासन, ठीक है। और जनता शासन को पसंद कब करेगी? जब आपको अच्छे से पता है कि जनता की भलाई का कार्य अगर सरकार या शासन के माध्यम से किया जाएगा तो जनता शासन को पसंद करेगी और शासन को क्या प्राप्त हो जाएगी? वैधता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से वैधता का साधारण से जो एग्जाम्पल हम लें तो आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली। बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा भल्लाल देव, जिसको जनता ने पसंद नहीं किया, जबकि वो क्या था? शासक था। और जनता ने पसंद किसको किया? बाहुबली को। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनता जो है वो वैधता किसे प्रदान कर रही है? बाहुबली को। तो इस प्रकार से अगर जनता शासन को पसंद करती है तो शासन को क्या प्राप्त हो जाता है? वैधता प्राप्त हो जाता है। एक
विचारक थे जिनका नाम था ग्रीन। तो टी.एच. ग्रीन इनका पूरा नाम है। इन ग्रीन ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है जो पूरी की पूरी सटीक बैठती है किसके बारे में, वैधता के बारे में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि राज्य का आधार, राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। तो महत्वपूर्ण परिभाषा है किसकी, ग्रीन की। तो ग्रीन ने किसके बारे में क्या कहा, तो इन्होंने राज्य के बारे में कहा कि राज्य का आधार, कि राज्य की जो नींव है वो शक्ति नहीं है बल्कि क्या है, इच्छा है। कि राज्य का निर्माण शक्ति के माध्यम से नहीं हुआ है, राज्य का निर्माण इच्छा, और इच्छा किसकी है, लोगों की। लोगों ने मिलकर के राज्य का निर्माण किया है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है जो पूरी की पूरी किस पर निर्भर है, वैधता पर निर्भर है। कि वैधता को स्पष्ट करने वाली परिभाषा टी.एच. ग्रीन की है, जिन्होंने लोगों की सहमति को ही राज्य का आधार माना है। तो ये तो हो गया वैधता के बारे में कि वैधता का क्या मतलब होता है। प्राचीन काल में वैधता क्या थी, मध्यकाल में क्या थी, आधुनिक काल में वैधता क्या है। अब वैधता के साधन की हम बात कर लें। वैधता के साधन, कि किन किन साधनों से वैधता की प्राप्ति होती है। तो मतदान है, तो मतदान के माध्यम से वैधता की प्राप्ति होती है। जनमत, कि जनता का समर्थन है, उससे वैधता की प्राप्ति होती है। संचार के साधन, और संचार के साधन से भी किसकी प्राप्ति होती है, वैधता की प्राप्ति होती है। और राष्ट्रवाद, तो ये मुख्य साधन माने गए किसकी, वैधता प्राप्ति के मुख्य साधन। मतदान, देखो जब भी चुनाव होता है हम ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तो हम मत देते हैं। तो वो मत देने से पहले अच्छे से ये देखते हैं कि क्या हम सही व्यक्ति को मत दे रहे हैं, क्या सही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा। तो मतदान के माध्यम से हम शासन को अपना समर्थन देते हैं, उसे वैधता प्रदान करते हैं। जनमत, जनता का मत, जनता का समर्थन। तो जनता समर्थन कब करती है, जब सरकार या शासन जनता के हित में कार्य करते हैं। तो जनता का समर्थन, जनता का मत प्राप्त हो जाता है किसको, साधन को। तो एक प्रकार से ये भी वैधता का साधन है। संचार के साधन, कि जब भी टेलीविजन है, रेडियो है, ठीक है, तो संचार के जो साधन है उन साधनों के माध्यम से अगर हम अपनी सरकार को पसंद करते हैं तो उसके समर्थन में हम आगे बढ़ कर के भाग लेते हैं, ठीक है, उसका सपोर्ट करते हैं। तो ये संचार की जो साधन है उससे भी वैधता प्राप्ति होती है। राष्ट्रवाद, अगर सरकार जनता के हित में रह करके कार्य करती है, देश को मजबूत बनाने का प्रयास करती है, तो ऐसी जो कार्यवाही है उसमें जनता अपना समर्थन किसे प्रदान करती है, शासन को प्रदान करती है। तो राष्ट्रवाद के माध्यम से भी वैधता की प्राप्ति होती है। वैधता के अर्थ के बाद में फिर हम देखते हैं कि आखिर वैधता का शक्ति और सत्ता से क्या संबंध है। तो वैधता का शक्ति और सत्ता से क्या संबंध है। तो वैधता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है, के बीच की कड़ी, ठीक है। देखो किस प्रकार से है, तो अगर हम बात करें शासन व्यवस्था का नाम आता है अधिनायक तंत्र। एक शासन व्यवस्था जिसका क्या नाम है, अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र में क्या होता है
कि शक्ति के माध्यम से शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया जाता है और जनता को पूरी तरह से दबा कर रखा जाता है। किसके माध्यम से? शक्ति के माध्यम से। अगर हम बात कर लें किसकी? लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में वैधता को महत्व दिया जाता है। अधिनायक तंत्र में किसको महत्व मिलता है? शक्ति को। जो भी काम होता है किससे होता है? शक्ति से। जबकि लोकतंत्र में कार्य किससे होता है? वैधता से होता है। वो कैसे? कि देखो, सरकार चुननी जाती है किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से। अगर सरकार सही ढंग से कार्य नहीं करती है तो जनता अपना समर्थन सरकार को नहीं देती है। इस प्रकार से लोकतंत्र में किसे महत्व दिया गया है? वैधता को महत्व दिया गया है। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में राजतंत्र था। प्राचीन काल में क्या था? राजतंत्र। और राजतंत्र में उसी राजा को पसंद किया जाता था जो जनता के हित में कार्य करता था। ठीक है। अगर प्राचीन काल के बाद में अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय, और वर्तमान समय की बात कर लें तो वर्तमान समय में क्या है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में अभी हमने बात की, जनता उसी सरकार को पसंद करती है जो जनता के हित में कार्य करती है, देश हित में कार्य करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने वैधता का अर्थ देखा। अगर ऐसी शासन व्यवस्था है, ठीक है, जो समय के अनुसार अपने आप को जनता के पक्ष में नहीं डाल रही है, जैसा जनता आशा कर रही है उसके अनुरूप अगर शासन व्यवस्था नहीं है तो उसे किसकी प्राप्ति नहीं होगी? वैधता की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से अगर हम देखें कि साम्यवादी शासन है, कौन सा शासन है? साम्यवादी शासन। और साम्यवादी शासन में हमें वैधता दिखाई नहीं देती है क्योंकि वहाँ पर क्या हुई है? क्रांति हुई है। तो क्रांति कहाँ पर होगी? जहाँ पर जनता का दमन किया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या होगी? क्रांति होगी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शक्ति जो है, शक्ति के हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो शक्ति हमें मुख्य रूप से शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए इसकी आवश्यकता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। क्या बनी रहे? शांति व्यवस्था बनी रहे, न्याय की प्राप्ति हो, और इसके लिए जरूरी है कि क्या हो? शक्ति हो। लेकिन अकेली शक्ति कार्य नहीं करती है। शक्ति के साथ में सत्ता और सत्ता के साथ में वैधता, अगर ये तीनों आपस में जुड़ जाती हैं तभी जो कार्य शासन के माध्यम से किया जाता है उसका पालन जनता के माध्यम से भी किया जाता है। कि किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें ज़रूरत है कि शक्ति भी हो, सत्ता हो और वैधता हो। ठीक है। तो तीनों आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा किसके बारे में? वैधता के बारे में।